जब बच्चा 12th क्लास में आता है तो अपने करियर को लेके सबसे ज्यादा सीरियस होता है। आखिर ये सीयूईटी है क्या, इसमें क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, एग्जाम्स कौन से होंगे, किस मोड में होंगे। 5 सब्जेक्ट का पेपर इसलिए देते हो ताकि आप थोड़े से सेफ हो जाओ कि मैंने एक सब्जेक्ट फालतू दिया है तो अगर किसी एक सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम रह गए तो मैं दूसरे के लगा लूंगा। यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ निकालती है। कट ऑफ का मतलब होता है एक मार्क्स बताती है, कहते हैं 1000 में से बच्चों के इतने नंबर आए होंगे तो एडमिशन हो जाएगा। इको ऑनर्स के लिए मैथ जरूरी होगा भाई। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो मैथ चाहिए ही चाहिए। जब बच्चा 12th क्लास में आता है तो अपने करियर को लेके सबसे ज्यादा सीरियस होता है। उसको लगता है कि भाई मेरे को पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा ड्रीम कॉलेज कौन सा होगा, मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना होगा। तो मेरे दोस्त, आज के टाइम में इंडिया के अंदर अगर आपको अपने मनपसंद कोर्स और कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होता है तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी आपसे बोलती है कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम देकर आओ जिसका नाम है सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी होता है जिसके बारे में मैं आपको बताने आया हूं। जब आप 12th क्लास के पेपर देते हो तो उसके बाद आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आपके जितने नंबर आएंगे उस नंबर के बेसिस पे और सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको आपका कोर्स और कॉलेज मिलता है। बहुत सारी बातें इसके बारे में मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको बताने आया हूं, पूरी की पूरी प्रॉपर डिटेल। मतलब आखिर ये सीयूईटी है क्या, इसमें क्या सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, एग्जाम्स कौन से होंगे, किस मोड में होंगे, एडमिशन कहां कहां हो सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने की जरूरत है, सारी बातें करेंगे। जो ये सिलेबस है ना, ये सबसे एंड में बताऊंगा। तो पहली बात, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है। और 12th क्लास के बाद अगर आप इसको दोगे तो जितने भी आपके नंबर आएंगे उसके बेसिस पे आपको अपना कोर्स और कॉलेज मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, अगर तुम अभी 12th क्लास में हो तो तुम एलिजिबल हो ये वाला एंट्रेंस देने के लिए। लेकिन जो ड्रॉपर बच्चे हैं, पिछले साल जो 12th क्लास में थे, उनका सही स्कोर नहीं आ पाया, उनको सही कॉलेज और कोर्स नहीं मिला, वो घायल है, इसलिए घातक है। तो वो अभी खूनी शेर है, एक तरह के जख्मी शेर है। तो ये तुम्हारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। ये बच्चे दे सकते हैं, 11वीं क्लास का बच्चा इसको नहीं दे सकता। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। उसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। जनवरी फरवरी के महीने के अंदर वो रजिस्ट्रेशंस ओपन होती हैं। तो 2027 में होंगी। तो अभी तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अभी पूरी रूपरेखा पता होनी चाहिए, राइट। जो आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी, ठीक है। ये स्कूल के अंदर जाके, कॉलेज के अंदर जाके ऐसे लिखने वाला पेपर नहीं होता। पेन की जरूरत नहीं होती, यहां पर कंप्यूटर के बटन की जरूरत होती है। अगर आप कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं हो, आपको नहीं चलाना आता, तो 1-2 बार अपने आसपास के साइबर कैफे में जाओ और चलाओ ताकि आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आदत हो जाए, ताकि ये पेपर देना आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। हाँ, जब तुम पेपर देते हो तो रफ वर्क करने के लिए एक शीट और एक पेन वहां से मिल जाता है आपको, राइट। एडमिशन कहां होता है? देश की मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है अगर आपने ये टेस्ट क्रैक किया है तो, ठीक है। अब बच्चे के दिल में क्वेश्चन होगा, सर ये पेपर आखिर है क्या? सबसे पहली तो बात बताता हूं, इस दुनिया में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स की स्ट्रीम हो, साइंस की स्ट्रीम हो, आर्ट्स की स्ट्रीम हो, बहुत सारे सब्जेक्ट है राजे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप सीयूईटी का पेपर दोगे तो आप मैक्स टू मैक्स 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उन 5 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा। और जो ये 5 सब्जेक्ट होंगे इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं कैसे, आपको क्लैरिटी से समझाता हूं दोस्त मेरे। एनटीए ने बोला है कि आपको 3 सेक्शन देखने होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 को बोला है कि आपको कम से कम एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। एनटीए की लिस्ट में आती है 12-13 लैंग्वेज होती है, 13 होती है एग्जैक्टली। तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, ऐसी कुछ और रीजनल लैंग्वेजेस भी है, कम से कम एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, उसका पेपर देना है, पेपर नंबर 1। फिर डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास के अंदर अपने स्कूल के अंदर पढ़े हुए हैं, या फिर मेन सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं अपने स्कूल के अंदर। जैसे कि मैं कॉमर्स वाले बच्चों के डोमेन सब्जेक्ट बताऊं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, ये सब डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं आपके, राइट। फिर एक नया सब्जेक्ट आया है, इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, इसको जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये सेक्शन 3 में आता है। इसके बारे में अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये बोलते हैं भाई साहब कि आप 5 सब्जेक्ट चूज कर लो। फॉर एग्जांपल, आपने एक लैंग्वेज चूज कर ली, ओके, 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लिए, ओके, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज कर लिया, ओके। तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो आप 5 सब्जेक्ट का मैक्स टू मैक्स पेपर दे सकते हो। आपकी मर्जी है, आप 4 सब्जेक्ट का पेपर दे लो, आप मत चूज करो इस सब्जेक्ट को, या फिर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट कम कर लो।
आपकी मर्जी है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जो आपको कोर्स के अंदर एडमिशन मिलता है, जैसे कि बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, मैथ्स करना है, इको ऑनर्स करना है, जर्नलिज्म करना है, बीबीए करना है, या इंग्लिश ऑनर्स करना है, हिंदी ऑनर्स करना है, कोई भी आपको कोर्स करना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको 4 सब्जेक्ट के जो आपके नंबर होते हैं ना, उसको टोटल करके एडमिशन देती है। किसी किसी कोर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट के नंबर्स को टोटल किया जाता है, तो 5 सब्जेक्ट तो कहीं पर भी नहीं होते। तो बेसिकली आप 5 सब्जेक्ट का पेपर इसलिए देते हो ताकि आप थोड़े से सेफ हो जाओ कि मैंने एक सब्जेक्ट फालतू दिया है, तो अगर किसी एक सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम रह गए तो मैं दूसरे के लगा लूंगा। अब देखो नंबर का सिस्टम क्या है, आपको एक बात क्लियर पता होनी चाहिए कि एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद 4 सब्जेक्ट आपके जहां मर्जी से ले लो, टोटल 5 हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स यही है। ठीक है, अब मेरे दोस्त एग्जाम का पैटर्न समझो। आपका कोई भी पेपर हो 5 में से, ये बोलता है जी पेपर होगा एमसीक्यू पैटर्न पे, और हर एक पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन है राज्य, 5 नंबर का एक है, तो हर एक पेपर 250 मार्क्स का हो गया। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि आपने अगर क्वेश्चन को सही कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो ना तो आपको नंबर मिलेगा ना आपको कटेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं भाई, 50 क्वेश्चन आए थे, एक बच्चे ने 40 अटेम्प्ट किए हैं, 40 में से देखते हैं जी उसके 30 सही निकले हैं, 10 गलत निकले हैं, और 10 उसने छोड़ दिए, अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो 30 सही निकले हैं तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके 150 नंबर ये हो गए। ठीक है जी। अब 10 रॉन्ग निकले हैं तो हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा, तो 10 नंबर इसके ये माइनस होंगे, और जो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे उसको छोड़ दो तो उसके 140 मार्क्स काउंट होंगे 250 में से, जो कि बहुत ही घटिया मार्क्स है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 200, 220, 230 तक के नंबर आएंगे तो एक रेपुटेड मार्क्स माने जाते हैं। अब मान लो जी आपके 5 पेपर है, आपने हर एक पेपर 250 नंबर का दिया है, तो 1250 नंबर टोटल होते हैं। 1250 में से आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 5 सब्जेक्ट के नंबर ही लगाने। फॉर एग्जांपल आप टॉप 4 सब्जेक्ट के नंबर लगाओ, 4 सब्जेक्ट के नंबर लगाने के बारे में बात बताता हूं। मान लो जी 250 नंबर का एक सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट है तो टोटल 1000 नंबर हो गए। आप देखो 1000 में से कितने नंबर आपके। ठीक है, 1000 में से 920, 930, 940 ये नंबर बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड के माने जाते हैं। इस बेसिस पे आपका एडमिशन अच्छे अच्छे कॉलेज और अच्छे अच्छे कोर्स में हो जाता है। अब क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ निकालती है। कट ऑफ का मतलब होता है एक मार्क्स बताती है, कहते हैं 1000 में से बच्चों के इतने नंबर आए होंगे तो एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पिछले साल श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में 920 नंबर लाने वाले बच्चे का एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी के तहत। अच्छा जी, नेगेटिव मार्किंग है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गलती से भी गलत करने का स्कोप बचता नहीं है। आप पूछोगे सर प्रिपरेशन कैसे करें, वो भी बताऊंगा, बिल्कुल एंड तक आपको वीडियो देखनी है, अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है। ये नॉलेज सबको देनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, समझे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना करियर के अंदर मिस्टेक हो जाएगी। मैं चाहता नहीं कि आप करो और आप चाहते नहीं कि आपका दोस्त भी करे मिस्टेक, राइट। चलो भाई साहब, अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, कहां से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की यह डिमांड है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर लगाओ, मतलब एक लैंग्वेज लगाओ, प्लस आप अकाउंट्स या फिर मैथ्स के नंबर लगाओ, और इसके अलावा 2 डोमेन सब्जेक्ट के नंबर लगाओ। कितने हो गए जी आपके टोटल, एक सब्जेक्ट ये हो गया, इन दोनों में से कोई एक लगा लो, दूसरा ये हो गया, 2 सब्जेक्ट ये हो गए। तो एसआरसीसी भाई जीएटी को कंसीडर ही नहीं करता, राइट। हाँ, और फिर अकाउंट और मैथ दोनों में से एक के नंबर लगाने हैं। आप चाहो तो दोनों के भी लगा सकते हो। एक्चुअली 2 डोमेन सब्जेक्ट ही है। ये 2 डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं, ये इको हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, और इन दोनों में से कोई एक, ये भी तो डोमेन सब्जेक्ट ही है, तो मैंने 12th क्लास में किए हुए ना। तो मैथ यहां लगा दो, अकाउंट यहां लगा दो। अगर आपने मैथ यहां लगा दिया तो अकाउंट यहां लगा दो, या फिर ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कुछ बच्चों के पास 12th क्लास में मैथ्स होता नहीं है, तो एसआरसीसी बोलता है अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप अकाउंट्स के नंबर जोड़ के एसआरसीसी में एडमिशन ले सकते हो, यानी एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अब एसआरसीसी के अंदर 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्स कराए जाते हैं, 2 ही होते हैं बस, एक इको ऑनर्स होता है और एक बीकॉम ऑनर्स होता है।
बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। अगर आप इको ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, एसआरसीसी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो राज्य आपको एक लैंग्वेज चाहिए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, और उसके अलावा मैथ चाहिए। मैथ चाहिए ही चाहिए इको ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए एसआरसीसी में और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज में। प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, 2 मतलब कोई भी और दूसरे सब्जेक्ट लगा दो। इसकी वैसे लिस्ट बना के देती है एनटीए, मैं बताऊंगा कहां पर देती है, अभी थोड़ी देर में सब कुछ खुलासा करूंगा। तो इको ऑनर्स के लिए मैथ जरूरी हो गया भाई। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो मैथ चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बोलती है विदाउट मैथ आ जाओ। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पहले तो टारगेट करना है अभी के अभी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो 12th क्लास के बाद, कौन सा कोर्स आपको करना है 12th क्लास के बाद। पहले ही डिसाइड करोगे तब उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे ना। यही तो एक बेस्ट तरीका होता है। अब देखो, अगर तुम्हारा सपना है कि डीयू यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहती है कि सीयूईटी के अंदर जो भी आपने पेपर दिया है वो डोमेन सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने 12th क्लास में अकाउंट्स, बिजनेस, इको पढ़ी है तो आप इसका सीयूईटी में एंट्रेंस दोगे तो डीयू उसके नंबर को कंसीडर करेगी और आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देगी। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है, वो कहती है अगर तुमने 12th क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं ना तो भी सीयूईटी में उसको चूज करके एंट्रेंस दे दो, उसके नंबर के हिसाब से हम आपको एडमिशन दे देंगे। सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम है, इसलिए बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, इसलिए रेगुलर गाइडेंस की उस बच्चे को जरूरत पड़ती है। ट्रस्ट मी दोस्त, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपको अलग अलग लैंग्वेज कोर्स के अंदर भी एडमिशन देती है सीयूईटी का एंट्रेंस का नंबर कंसीडर करके। बच्चे का सपना कई बार लैंग्वेज करना भी होता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, डीयू में भी होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज चलती है, तो उसमें भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा और बताते हैं। मैं आपकी यहां पर आ गया जी। एग्जाम्स हो गए आपके, कैसे होते हैं, एडमिशन हो गए, हर कॉलेज का अलग क्राइटेरिया होगा, रिजल्ट के बाद सब कुछ डिसाइड होगा। हाँ, एग्जाम आपके कब होंगे, ये बेसिकली मई के महीने में होते हैं, और अगर मैक्स टू मैक्स खींचे तो जून तक खींच सकते हैं, राइट। मई के महीने में मान लेते हैं कि ओवर हो जाएंगे, 10-15 मई से होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आपको बहुत ही कम समय मिलता है। मार्च में तो तुम्हारे बोर्ड के पेपर खत्म होते हैं, मान लो जी 30 मार्च को, 31 मार्च को तुम्हारे बोर्ड के पेपर खत्म हुए, और 10-15 मई से तुम्हारे सीयूईटी के पेपर स्टार्ट हो गए, तो लगभग 40-45 दिन का बीच में टाइम मिलता है आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको करना क्या चाहिए वो भी बताऊंगा, सब्जेक्ट भी मैंने बता दिए। अब आपको जानना भाई सिलेबस। सर ये सिलेबस बता दो, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा कि ये जीएटी क्या है ये आ गया है, ठीक है, इंग्लिश क्या है ये आ गया है। दोस्तों दोनों के बारे में आपको बताता हूं। जनरली मैं आपको इंग्लिश और जीएटी के बारे में स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा। देखो, जो भी आपने सीयूईटी के अंदर एंट्रेंस देना है वो सारा का सारा जनरली 12th क्लास का सिलेबस होता है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में वो बहुत डिफरेंट है। आपका इंग्लिश का पेपर का 11th-12th क्लास की किताबों से कोई लेन देन नहीं है। अगर आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हो तो इन चीजों पर मेन फोकस होना चाहिए। ये तो मैंने मोटा मोटा लिख दिया, लेकिन एग्जैक्टली वेबसाइट से आपको दिखाता हूं कि इंग्लिश में आपको क्या आना चाहिए। जो हॉर्नबिल, विस्तास की स्टोरीज होती थी ना, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की स्टोरीज किसी काम की नहीं है। इंग्लिश के अंदर आओ, देखो ये इंग्लिश का सिलेबस है जो मैं लेकर आया हूं। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता होनी चाहिए, मतलब पैसेज आते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं, थोड़े से फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं, नरेशन हो सकती है, नरेशन पता ही है आपको, और थोड़ी सी लिटरेरी हो सकती है। ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि 300-300 वर्ड के पैसेज आ जाएंगे। वर्बल एबिलिटी आपको पता होना चाहिए, रीअरेंजिंग द पार्ट, जंबलिंग होती है, कुछ पार्ट इधर उधर लिखे होते हैं, सीधा करना होता है आपको। मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं। एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड, सिनोनिम का मतलब सिमिलर वर्ड्स। तो ये इंग्लिश का सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पे दिया हुआ है, इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने बाप में बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। आपको सजेशन भी दूंगा आपने करना क्या चाहिए। अब आते हैं भैया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता है कि राजे आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज, जीके, जो कि शुरू से मजबूत होती है बच्चे की, करंट अफेयर्स, आजकल क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर्स गेम आपको पता होनी चाहिए। रीजनिंग यहां पर आती है, बुआ के, फूफा की, चाची की, नाई, ताई की बेटी को आप क्या बोलोगे, रिश्तेदारी ऐसी भी आ जाती है कई बारी, ठीक है। थोड़े बहुत अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिकली मैं बोलूंगा 8वीं क्लास तक की मैथ्स इसके अंदर बताती थी सीयूईटी, लेकिन 10वीं क्लास तक की अगर आपकी ठीक ठाक है तो आप इसको कर लोगे अच्छे से। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। जनरल साइंस, छोटी मोटी साइंस जो बेसिक होती है, एनवायरमेंट के बारे में आपसे पूछ लेगा, तो इसके बारे में कुछ भी डिटेल दी नहीं होती है, तो एक अच्छे टीचर से पढ़ना आपको बनता है। और सबसे बड़ा टीचर जनरल नॉलेज के लिए और करंट अफेयर के लिए आपका अखबार होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही, ये आपके काम आएगा, ये सिलेबस है भाई।
और तुम बोलोगे सर इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं। दोस्तों हम भी प्रिपरेशन करवाते हैं प्रवेश बैच के अंदर। प्रवेश का मतलब होता है एंट्री, लेकिन ये प्रवेश बैच फ्री मिल रहा है उन बच्चों को जो परिश्रम प्रो बैच के सब्सक्राइबर हैं। परिश्रम प्रो बैच के अंदर और इन्फिनिटी प्रो बैच के अंदर दो कैटेगरी है ये। इन दोनों के अंदर हम 12th क्लास की तैयारी तो कराते हैं कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, और सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो बच्चे की साथ साथ चीजें कवर अप हो जाती है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमें यूट्यूब पर फ्री कराना चाहिए पूरे साल, हफ्ते में एक क्लास करवा दे, तो आपको सही लगेगा? मतलब अपनी तरफ से पेशकश कर रहा हूं, अगर आपको सही लगेगा तो मैं इस बारे में विचार करके टीचर से बात करके ऐसा कुछ पॉसिबल करवा सकता हूं, लेकिन इस बात को देखूंगा, आपकी कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मतलब एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर बच्चे बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली। चलो इसको तो देखते हैं थोड़ा सा बाद के अंदर। आप देखो भाई साहब, गलती से बच्चा कहीं कहीं फंस जाता है। फंस कहां जाता है? अगर 12th क्लास के अंदर स्कूल में पढ़ते हुए तुम्हारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी एडिशनल सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, टूरिज्म, फैशन स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो तुम फंस गए हो। सीयूईटी में ये सब्जेक्ट कंसीडर नहीं होते। अगर तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट है तो इनकी जगह पर आपको देना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो अपने आप ही तुम्हारा ये डोमेन सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि मान लो आपके पास इसमें से कोई सब्जेक्ट है भी और आपको जीएटी पसंद नहीं है, तो इसको अवॉइड करो। आप अपनी एक लैंग्वेज पकड़ो, इंग्लिश या हिंदी, फिर आप अकाउंट्स लो, इको लो, बीएसटी लो, मैथ लो, अरे फिजिकल एजुकेशन ले लो भाई। कितने सारे सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 गिनवा दिए, इसमें से कोई ना कोई 5 तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे, 4 तो स्ट्रॉन्ग होंगे, उसको लो। नई चिड़िया को पकड़ना चाहते हो तो जीएटी ले लो। ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं और उनके पीछे पड़ जाओ, इन सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। फाइनल में आपको एडवाइस दूंगा मेरे दोस्त कि आपको अपने क्लास 12th के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि जो भी डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, सब कुछ है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके 12th क्लास वाले होंगे। जो भी तुमने 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा है वही सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं ना बिजनेस स्टडीज, तो बहुत सारे बच्चे पूनम गांधी, संदीप गर्ग, सुभाष डे, आर.के. सिंगला जैसी बुक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई वाले में स्पेशली, राइट। अकाउंट्स पढ़ते हैं तो टीएस ग्रेवाल और डी.के. गोयल को फॉलो कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में बच्चे फॉलो कर लेते हैं, भाई मेरे नोट्स भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, टी.आर. जैन, संदीप गर्ग और बहुत सारे ऑथर्स हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कोई भी कंटेंट किसी भी काम का नहीं है। एनटीए ने सीधा बोला है हम एनसीईआरटी से पेपर बनाएंगे, तो एनसीईआरटी की बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जितने भी ऑथर्स बताए ना, इन सबका सिलेबस एनसीईआरटी से 100% मैच नहीं करता, कुछ कुछ ज्यादा कुछ कुछ कम लिखा है। तो एनसीईआरटी पता होनी चाहिए आपको, और वो भी टीचर जब पढ़ाएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। बस इकोनॉमिक्स में ख्याल रखना है आपको दोस्तों, अभी तक ये नॉलेज है कि इकोनॉमिक्स में मैक्रो आती है, जो पूरा इंडिया का बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है। सीयूईटी के एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, पूरी मैक्रो जो 12th में पढ़ते हो। फिर भाई माइक्रो भी आती है, ये सीबीएसई का बच्चा 12th में नहीं पढ़ता, 11th में पढ़ता है, लेकिन स्टेट बोर्ड का बच्चा 12th में पढ़ लेगा। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है। तो 3 किताबें, अच्छा खासा बड़ा सिलेबस होता है इकोनॉमिक्स का। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ने 12th में पढ़ी, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ने 12th में पढ़ी, लेकिन स्टेट बोर्ड के बच्चे ने ये 12th में और ये 12th में पढ़ी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सबको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं कहूंगा दोस्तों आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। 12th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर अपनी कमांड अच्छी रखो। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी आपकी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। एक चीज तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जब आपको ये चूज करना होगा कि कौन से कॉलेज और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, तब उसकी एक नोटिफिकेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं भैया, यहां पर सब कुछ ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखो दोस्तों, लिखते क्या है, गूगल पे लिखते हैं एनटीए सीयूईटी यूजी, क्योंकि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एग्जाम है ये, जिसमें ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आती है, ये लिख दिया, इस पे क्लिक कर देते हैं, इसकी वेबसाइट खुल जाती है, यहां पर सारी नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं सिलेबस देखना चाहता हूं, सिलेबस पे क्लिक कर दिया तो जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस खुल जाएगा। सीयूईटी एंट्रेंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये लैंग्वेज है, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अकाउंटेंसी का, एग्रीकल्चर, या जो भी सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज है, किसी पे भी क्लिक करके आप उसका सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हो। अच्छा जी, फिर अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तो यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर दो। यहां पर आपके पास नीचे कुछ ऐसे खुल जाएगा, ये लो जी यूनिवर्सिटीज यहां लिखी हुई है दोस्त आपके लिए कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पर क्लिक कर दो, ये व्यू पे क्लिक कर दो, आपको मिल जाएगा।
स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है, डीम्ड है, प्राइवेट है, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब कौन कौन सीयूईटी के एग्जाम का स्कोर वेरीफाई करने के बाद आपको एडमिशन दे देगा, राइट। ये सब है, आप क्लिक करके देखो इसको, आप थोड़ा स्वाद लो, वेबसाइट को एंजॉय करो, आपको पता लगेगा भाई, ठीक है। और आ जाओ, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो और भी ऑप्शंस खुलते हैं, आपको बहुत सारी बातें यहां पर एफएक्यूज वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी। अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज रह गई हो, आपको लगता है कि सर ये भी बता दो, वो मैं बता दूंगा। हां, अब मैं चाहता हूं, मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सी वीडियो की डिमांड थी, आपने बोला सर सीयूईटी की डिमांड थी सबसे ज्यादा, वो मैंने बता दिया। परिश्रम बैच के अंदर पहली क्लास में यही बात हुई थी अपनी। अब मुझे बताओ कि क्या तुम रेगुलर कॉलेज के साथ सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, सीएमए करना चाहते हो, एसीसीए करना चाहते हो? अगर तुम रेगुलर कॉलेज के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि आप उसको मैनेज कैसे करोगे। अगर तुम सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसको मैनेज करने का तरीका यह है, न्यूज़पेपर और अपने इंग्लिश को स्ट्रांग करना चालू कर दो। अगर आप हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी को स्ट्रांग करना चालू कर दो, बाकी आपका 12th क्लास का सिलेबस चल ही रहा है, इस हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। धीरे धीरे होले होले होगा, एकदम से एंड में करोगे तो मामला खराब हो सकता है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर देने की जरूरत है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। बताओ जरा कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, उसके साथ सीयूईटी को मैनेज कैसे करोगे। आई विल लेट यू नो विद एक्सपर्ट्स। बाय बाय।